नमस्कार, मैं आपका एवी सर और आज नीट 2024 का पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आए। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। मैथ्स का कॉलम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और पेपर एवरेज है, तो इस पेपर को अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस, वन 151 क्वेश्चन है। कोड आपके सामने है T5 का और इसका 151 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के मैथ्स का कॉलम एनिमल किंगडम टॉपिक का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। प्लूरोब्रेकिया, रेडुला, स्टोमाकॉड, एयर ब्लैडर जैसे वर्ड दिए गए। प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा के अंदर मिलने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, या प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा से रिलेटेड एक एनिमल है। स्टार्ट। रेडुला, रेडुला वर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेडुला मोलस्का में मिलता है। एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। मोलस्का के यूनिक फीचर जो होते हैं वो मेंटल और रेडुला दो वर्ड होते हैं, तो रेडुला वर्ड आप मोलस्का के साथ मैच कर सकते हैं। स्टोमाकॉड हेमिकॉर्डेटा के अंदर मिलने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे जनरली नोटोकॉर्ड समझ लिया गया था, बट वो इट इज नॉट नोटोकॉर्ड। तो स्टोमाकॉड हेमिकॉर्डेटा के अंदर मिलने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर फिशेज आर ऑफ टू टाइप, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिथिक्स, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। एयर ब्लैडर रेगुलेट बायोन्सी के लिए एक स्ट्रक्चर है जो बोनी फिश को मिली है, या ऑस्ट्रिथिक्स जिन्हें कहा जाता है उनके अंदर है ये। तो बोनी फिश के अंदर एयर ब्लैडर मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा में स्टोमाकॉड मिलेगा, मोलस्का में रेडुला मिलेगा, और प्लूरोब्रेकिया वर्ड टीनोफोरा से रिलेटेड है। ए के साथ सेकेंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ थर्ड, और मेरे हिसाब से ये आंसर फोर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 151 आंसर जाएगा फोर्थ। जी हाँ, मैच हो चुका है। आई थिंक ए के साथ सेकेंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ थर्ड। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के 2-3 पेज जो 11th के एनसीईआरटी है उससे पूरा की पूरा क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 151 का आंसर फोर्थ। यस, कोड नंबर T5 क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 152 पे बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आईयूडीएस से रिलेटेड बात करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस 3 वैरायटी की है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। हमने ऐसे क्लास में याद किया है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस जो होती है उसका एग्जाम्पल लीव्स लूप होता है, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जो होती है इसके एग्जाम्पल हैं 2, एक LNG-20, एक प्रोजेस्ट्राट स्टूडेंट। तो अब आइए, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का एग्जाम्पल लीव्स लूप होगा जो यहाँ मैच कर रहा है, यानी ए के साथ थर्ड आराम से मैच कर रहा है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जो होती है वो मल्टीलोड 375 फर्स्ट है। ये कॉपर आयन रिलीज करेगी जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस में LNG-20 मिल गया, यानी सी के साथ फोर्थ आराम से मैच हो रहा है। श्योर। इम्प्लांट एक अलग वर्ड आया, ये एक हार्मोनल मेथड होता है स्टूडेंट। इम्प्लांट जिसे स्किन के नीचे लगाया जाता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है स्टूडेंट। जी हाँ, जो ये रिलीज करता रहता है, इसका इफेक्टिव पीरियड अच्छा होता है। ये इसका फंक्शन, मोड ऑफ एक्शन वो पिल्स के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा होता है। और इम्प्लांट एक हार्मोनल मेथड में प्रोजेस्टेरोन रखा हुआ होता है उसमें। तो ये गया जैसे, तो एग्जाम डी के साथ सेकंड मैच होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस क्वेश्चन के अंदर ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ सेकंड मैच हो रहा है हमारा। और ऐसा ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट, या सेकंड आंसर मुझे लग रहा है सेकंड। तो 152 क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेकंड देंगे स्टूडेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 3 वैरायटी के आईयूडीएस, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, उन्हीं के एग्जाम्पल से बनाए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। फिर से एक मैच 2 कॉलम। इसके अंदर ये बायोटेक से क्वेश्चन है। देखिए 3-4 चीज़ें दे रखी है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, क्राई-1AB, क्राई-1AC और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब ये क्राई-1AB, क्राई-1AC 2 जीन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, 2 इंसेक्ट के लिए। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये जो है एम्फाइसीमा डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसका एक जीन ट्रांसफ़र करके इसको आजकल बनाया जा रहा है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को,
शिप में जीन ट्रांसफ़र किया है, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है, तो ये यहाँ मैच करेगा ए का 3। अब एक मैच करके देखो तो A3 यहाँ आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। फिर देखो क्राई 1AB जीन जो है वो कॉर्न बोरर के लिए है और 1AC जीन कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी का टॉपिक है हमारे अंदर, जिसमें ADA डेफिशिएंसी के अगेंस्ट पहले एंजाइम रिप्लेसमेंट आया, उसके बाद बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और फिर जीन थेरेपी। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट दरअसल ADA डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है। ADA एंजाइम नहीं बनता है तो एंजाइम बाहर से दिया जाता है, तो D का हो जाएगा 2। अब मैच करेंगे तो A तो 3 हो गया, B का हो गया 4, ठीक है, C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 2, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो बायोटेक का मैच द कॉलम क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम में बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। देखिए फर्स्ट दे रखा है हमें कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट होता है बच्चों राइनोवायरसेस, तो यहाँ पे इसके साथ जा रहा है 3। तो ए का आप डायरेक्टली देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर तो जाना चाहिए बच्चों फर्स्ट। पर हम बाकियों को मैच करते हैं। हीमोजोइन, हीमोजोइन एक टॉक्सिन होता है बच्चों, जो कि प्लाज्मोडियम जब हमें इन्फेक्ट करता है तब हमारे आरबीसीज में से निकलता है। तो हमने कहा यहाँ पे हीमोजोइन के साथ कौन जाना चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो बी का चेक कर लीजिए 1, तो यहाँ करेक्ट दे रखा है बच्चों। विडाल टेस्ट आपके लिए एक टेस्ट है जो टाइफाइड का आपका एक टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, राइट। तो विडाल टेस्ट में जाएगा बच्चों, विडाल टेस्ट में जाएगा 2, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सी का 2 दे रखा है। एलर्जी में आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे डस्ट माइट्स, तो बच्चों ये एलर्जेंस होते हैं, डस्ट माइट्स आर एलर्जेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है बच्चों। तो यहाँ जाना चाहिए 4, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। वन 155 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिंपल है। देखिए कोकेन से पूछें तो कोकेन आप सब जानते हैं एक तरीके से एरिथ्रोजाइलम कोका से निकलता है, ठीक है। ये एक स्टिमुलेंट होता है, डोपामीन को सप्रेस करता है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में एरिथ्रोजाइलम दे रखा है, तो ए का जा रहा है बच्चों क्या 3, ठीक है। हेरोइन और 2 दे रखे हैं यहाँ पे मॉर्फिन, तो यहाँ ध्यान दें मॉर्फिन और हेरोइन जो है वो सेम प्लांट से निकलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे पापावर सोमनिफेरम दे रखा है, दोनों के लिए जा सकता है, पर हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेके जाना है। तो देखिए हेरोइन में भी 4 जा सकता है, मॉर्फिन में भी, पर मैं जब बाकी के ऑप्शंस देखती हूँ तो यहाँ दे रखा है इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, और ये कौन करता है बच्चों, मॉर्फिन करता है। तो मॉर्फिन के साथ जाएगा इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, और हेरोइन में जाएगा बच्चों पापावर सोमनिफेरम, ठीक है। और मरीवाना एक तरीके का कैनाबिनॉइड है बच्चों, जैसे चरस गांजा वगैरह होते हैं, तो एक कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। तो आंसर जा रहा है बच्चों ए का 3। तो देखिए इनमें से एक ही ऑप्शन में ए का 3 दे रखा है। फिर देखिए बी का 4 बिल्कुल सही जा रहा है, सी का क्या चला जाएगा बच्चों 1 और डी का 2, सो द राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी है। ये क्वेश्चन है सेल साइकिल सेल डिवीजन से, 2 लिस्ट दे रखी है। सब फेजेज ऑफ प्रोफेज 1 की आपको 4 सब स्टेजेस दे रखी है और उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आ रही है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का मेन फंक्शन है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो डाइकाइनेसिस के अंदर काम क्या होता है, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी वो एंड पे चले जाते हैं। दूसरा बोल रहा है पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है। जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर हम पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। और लेप्टोटीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा। तो यहां पे दे रखा है सबसे पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कौन सी स्टेज का काम है, जाइगोटिन का। तो सी का कौन सा होगा, सेकंड। दूसरा बोल रहा है कॉम्प्लेक्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होगा कौन सी स्टेज में, डाइकाइनेसिस के अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड, यानी क्रोमोसोम छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड की फॉर्म में दिखने लग जाते हैं, यानी थोड़े कंडेंस हो रहे हैं। कौन सी स्टेज का काम है, लेप्टोटीन का। बचा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पेकाइटिन। जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगी तभी जाकर क्या होगा,
क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये आपके कुछ स्टेजेस दे रखे हैं और उसके रिलेटेड फंक्शन दे रखे हैं। तो क्या बोल रहा है, ए का सेकंड, देखो ए का सेकंड, फिर बोल रहा है बी का कौन सा फोर्थ, सी का कौन सा हो जाएगा 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन एक से ही हो रहा है अपना काम, है ना। तो इसका ऑप्शन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एक और 157, कोड T5 157, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और 2 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही क्वेश्चन है और पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। जरा देखिएगा, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल, वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमन मेम्ब्रेन, ऐसी लाइन एनसीईआरटी में है। और हाइमन मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट, वो जनरली सेक्सुअल इंटरकॉर्स यानी कॉइटस होने पर ब्रेक होती है, टूटती है, श्योर। लेकिन हाइमन मेम्ब्रेन अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी है, या वेजाइनल टेम्पन के इंसर्शन से, हॉर्स राइडिंग से, स्विमिंग से, जंपिंग से, इन साइकिलिंग से, इन सब से भी टॉर्न यानी कि टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो एक बार और, कई बार ऐसा है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद भी हाइमन मेम्ब्रेन जो है वो रिमेन यानी बची रह जाती है। इट मीन्स ये हुआ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन मेम्ब्रेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी ये लाइन आपकी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट की। और हाइमन मेम्ब्रेन स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस। ओनली वर्ड गलत हो गया, ओनली वर्ड गलत हो गया। अभी हमने पढ़े इतने सारे तरीके जिनसे हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकती है, तो आई थिंक ओनली वर्ड गलत होने से ये स्टेटमेंट में मैं रॉन्ग बोलूंगा। तो स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false। 157 का आंसर जा रहा है फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है 12th के एनसीईआरटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर गया 1। क्वेश्चन नंबर 158, which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template। देखिए, DNA dependent RNA polymerase क्या करेगा, तो ऑब्वियसली बात है DNA से RNA बनाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब आपको देखिए DNA की ये सीक्वेंस दे रखी है और इससे आपको बनानी है RNA की सीक्वेंस। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना DNA का कौन से एंड दिए हुए हैं। तो DNA का ये 3 to 5 दिया है, 3 to 5 दिया, मतलब ये 3 to 5 स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब RNA बनेगा, इससे जब RNA बनेगा तो RNA बनेगा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में, और यहाँ पर एंजाइम काम आएगा RNA पॉलीमरेज। और ये जो बनेगा, ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब इस सीक्वेंस से RNA बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये नॉन टेम्पलेट यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड होता तो वो का वही लिख देते, 3 to 5 स्ट्रैंड से हमेशा 5 to 3 RNA बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और ध्यान रखिएगा जहाँ T आएगा वहाँ क्या लिखना है अपने को, थाइमिन नहीं होता RNA में, यूरेसिल लिखना है। तो बस इसमें आपको ये जितने भी दिए हैं सबकी सीक्वेंस सही लिखनी है। देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ थर्ड एंड में, तो ये TAC, अब इसके सामने RNA भी बनाए अगर हम, तो RNA में बनेगा 5 एंड, ये तो है DNA। अब RNA की सीक्वेंस लिखेंगे अपन, तो T के सामने क्या आएगा, T के सामने हमेशा A आता है तो A आएगा। अब A के सामने T आता है तो उसकी जगह U लिखेंगे। C के सामने क्या आएगा, G, और देखिए TAC हो गया, फिर आ गया A, तो A के सामने U आ जाएगा, ठीक है। इसी पहले एक बार इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं, TACA लिख लिया, फिर आएगा TGG, फिर CAA, फिर TAT, CCA, TTCA, ये है इसका 5th एंड। अब इसके सामने अपन RNA लिखेंगे, तो A के सामने T के सामने आएगा A, G के सामने C, G के सामने C, फिर C के सामने G, A के सामने U, A के सामने U, A के सामने U, T के सामने A, A के सामने फिर U, T के सामने A, ये हो गया G, G, ये हो गया A के सामने U,
और टी के सामने ए, फिर ये सी के सामने जी और ए के सामने हो जाएगा यू। अब ये हमारा हो गया 5 to 3 RNA। अब अपने को देखो सारे 5 to 3 दिए हैं। अब देखो इस सेकेंड ऑप्शन में तो टी लिख रखा थी, तो वैसे गलत हो गया क्योंकि RNA में तो यूरेसिल आएगा। अब मैच करते हैं, देखो AUG, ये रहा AUG, फिर क्या है UAC, तो ये UAC, फिर CGU, CGU, ठीक है, UUA, फिर UAG, ये UAG, GGA। अब देखो यहाँ है GGA और यहाँ हमारा क्या है GUA, मतलब ये यहाँ आके गड़बड़ हो गई, ये भी नहीं चलेगा। अब इसको देख लीजिए AUG, फिर UAC, AUG, UAC, फिर CGU, UUA, UAG, फिर GUA और AG। ये बिल्कुल मैच कर रहा है परफेक्टली, ठीक है। इसको भी देख लीजिए AUG, फिर ये UAA, यहीं गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। लास्ट ईयर भी बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर जो था वो कोडिंग स्ट्रैंड दिया था और पूछा था, इस बार टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया। तो पहले तो RNA पॉलीमरेज से कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बना करके आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन में मैच द लिस्ट है, मैच द कॉलम पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए देखते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बच्चों, ये वो कैपेसिटी है जो एक इंस्पिरेशन के बाद मैं नॉर्मल एक्सपायर करता हूं, टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा अगर मैं प्रेशर लगा के एक्सपायर करूं तो टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर भेज सकता हूं। करेक्ट है, ये है मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखते हैं किस ऑप्शन में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मुझे पता चल गया ए ऑप्शन में मेरा सेकंड आंसर है। करेक्ट। देखते हैं आगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर मेरे लंग्स में बच जाती है, क्या क्या होगा वो मेरे पास होगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में लंग्स में बचा हुआ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों ही चीजें मुझे लंग्स के अंदर मिल जाएंगी। देखते हैं किस ऑप्शन में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के लिए मुझे रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। देखिए जरा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, बी ऑप्शन में फोर्थ आ जाएगा। बी ऑप्शन में फोर्थ आ जाएगा। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है अभी जो रिजेंबल कर रहा हो इससे। मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन रिजेंबल करता हुआ, बट हम बाकी के भी चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी बच्चों, वाइटल कैपेसिटी क्या क्या वॉल्यूम्स आती हैं इसमें? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मेरे पास सी के लिए हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों ही शामिल होते हैं। ये वाइटल कैपेसिटी है। इसके अलावा बचा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन से अंदर ले जा सकता हूं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है मुझे? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑप्शन नंबर थर्ड में बच्चों देखने को मिल जा रहा है। देख लेते हैं। डी के लिए मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप देखें आपके आंसर का ऑप्शन थर्ड यही है। आई होप ये बात समझ में आती होगी। हम फिर से देख लेते हैं क्विकली। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मेरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मेरी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मेरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। उसी के अकॉर्डिंग हमने थर्ड ऑप्शन को चूज कर लिया है। Question number 160. Question number 160 is, which of the following are autoimmune disorders? Autoimmune disorders का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो disorders जिसमें आपका
इम्यून सिस्टम ही आपको क्या करता है, अटैक। सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पे आपका ऑटो इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों की, क्या हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम आप ही के खुद के सेल्स को अटैक करने लग जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बच्चों अपने पास, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मायस्थीनिया ग्रेविस। ये आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ा है, जिसमें आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन अगर बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपको डायरेक्ट ऑटो इम्यून में भी दे रखा है। और आप जब जॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों तो वहाँ आर्थराइटिस पढ़ते हैं, जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक तरीके का आर्थराइटिस होता है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी से होता है, जिसमें आप देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है। तो ये दोनों क्या है आपके पास, ऑटो इम्यून। गाउट बच्चों यूरिक एसिड के जमने से होता है, तो ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर आपके जो मसल्स हैं वो डीजनरेट होती हैं प्रोग्रेसिवली। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून नहीं है। ये एक आया है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, SLE, कॉमनली नोन एज ल्यूपस, है ना, बहुत फेमस बीमारी है, सेलेना गोमेज को हुई थी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे ये भी एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये NCERT में मेंशन नहीं है, पर आपने कहीं ना कहीं हमने आपको ये बताया हुआ है कि SLE क्या होती है, एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ आंसर जाना चाहिए बच्चों A, B और E। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4, जिसमें आपको आंसर दे रखा है A, B एंड E ओनली, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 161 है और ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम टॉपिक से है स्टूडेंट। एनिमल किंगडम टॉपिक का ये क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। और इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हम चेक करते चलेंगे। एनेलिड्स आर ट्रियोसिलोमेट, बिल्कुल सही कहा। ट्रियोसिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं वो एनेलिडा से स्टार्ट होता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये ट्रियोसिलोमेट होते हैं। बट एस्के एल्मेंथिस जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं, और प्लेटी एल्मेंथिस के एनिमल जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। सिलोम के बेस पर आपने किंगडम एनिमेलिया में 3 क्लासिफिकेशन करे, 3 में डिवाइड करा है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट। डन। एसिलोमेट में प्लेटी एल्मेंथिस को इंक्लूड किया जाता है और सूडोसिलोमेट के अंदर एस्के एल्मेंथिस को इंक्लूड किया जाता है। बट एनेलिडा से लेकर अगर हम कॉर्डेटा फाइलम की बात करें तो वो ट्रियोसिलोमेट के मेंबर्स होते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रियोसिलोमेट एनिमल एनेलिडा ही है। तो जरा स्टार्ट। एनेलिड्स आर ट्रियोसिलोमेट, यस। पॉरीफेरेंस आर सूडोसिलोमेट, रॉन्ग स्टूडेंट। एस्के एल्मेंथिस आर एसिलोमेट, रॉन्ग। एस्के एल्मेंथिस सूडोसिलोमेट होते हैं, अभी हमने बोला एसिलोमेट प्लेटी एल्मेंथिस है। प्लेटी एल्मेंथिस आर सूडोसिलोमेट, ये भी रॉन्ग हो गया। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग दे दिए, केवल एक ट्रू है, यानी इस 161 में ओनली ए इज करेक्ट और 161 का आंसर गया 4th। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 17। क्वेश्चन AR पैटर्न में है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए पेज नंबर NCERT, अगेन NCERT पेज नंबर 209 आपकी NCERT का। In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? वाइसे वर्सा लिखा हुआ है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। बच्चों नेफ्रॉन का जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, नेफ्रॉन का जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे परमिएबिलिटी होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में, करेक्ट। तो देखिए वाटर परमिएबल है, यहां लिखा है नॉट परमिएबल इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा देखते हैं द पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द पीसीटी जिसमें हमें एक स्पेशल तरह का एपिथेलियम देखने को मिलता था, इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आप एक बार में पढ़ेंगे गलती कर जाएंगे। देखिए
सिंपल कॉलमनार नहीं होता है, एनसीईआरटी साफ साफ बताती है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है जो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। बच्चों ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहां से ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। हमने देख लिया बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर रॉन्ग। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं इस क्वेश्चन में। यहां खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 और उसका सॉल्यूशन। यस 163 क्वेश्चन एनिमल किंगडम टॉपिक का क्वेश्चन है। 11th के एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनिमल के नेम और उनको अदर नेम जिनसे बुलाया जाता है कॉमन नेम, उसका एक मैजा कॉलम दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेराफाइलम, टेराफाइलम को एंजल फिश के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये एक बॉनी फिश होती है। मिक्सिन, मिक्सिन एक साइक्लोस्टोम्स होते हैं जिन्हें हैक फिश के नाम से बुलाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जाम्पल हैं, एक स्टूडेंट पेट्रोमाइजॉन और एक मिक्सिन। मिक्सिन को हैक फिश कहा जाएगा। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस भी एक फिश है, इसे सॉ फिश के नाम से बुलाया जाता है। ये कॉन्ड्रिक्थिस है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। और एक्सोसीटस, एक्सोसीटस एक बोनी फिश है। जी हाँ, एक्सोसीटस इसे फ्लाइंग फिश के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आइए अब कुछ बात करते हैं इनके मैजा कॉलम की। टेराफाइलम को एंजल फिश कहते हैं, तो एक के साथ हम लोग थर्ड आंसर मैच कर सकते हैं। मिक्सिन को हैक फिश कहते हैं, तो बी के साथ फर्स्ट मैच हो रहा है। प्रिस्टिस को स्टूडेंट सॉ फिश कहते हैं, तो सी के साथ सेकंड मैच हो रहा है। और एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश, तो डी के साथ फोर्थ मैच हो रहा है। ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ फोर्थ। ये मैच हमें चेक करना पड़ेगा, ए के साथ थर्ड और बी के साथ फर्स्ट। तो आंसर आएगा फोर्थ स्टूडेंट। साफ फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ फोर्थ। तो 163 का फोर्थ आंसर गया है। एनिमल किंगडम टॉपिक से है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स आसानी से दिला रहा है आपको। तो देखें यहाँ आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। बच्चों स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि हम याद रखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे मेजरली आप ध्यान रखें क्या क्या थे, याद करें। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये दोनों आपने पढ़े हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। इसके अलावा आपने पढ़ा है बच्चों आपके टेस्टोस्टेरोन जो मेल में रिलीज होता है, ठीक है, गोनैड्स से। और अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, राइट, ये तो कॉमन हो गए। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो आपके पास एस्ट्राडायोल वगैरह हो गए, आपके पास DHEA हो गया, तो ये आते हैं तो स्टीरॉयड हैं। इनके अलावा हम यूजुअली कहते हैं वो स्टीरॉयड नहीं है। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड है जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, इट इज अ प्रोटीन नेचर हार्मोन। कॉर्टिसोल देखिए बच्चों क्या हो गया स्टीरॉयड, टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयड। सो आंसर विल बी 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट ऑफ ऑल, राइट। तो बच्चों यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से एक और क्वेश्चन नंबर 165 कोड T5। यहाँ पर मैच दी कॉलम पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है लाइपेज। लाइपेज का देखिए हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड है लाइपेज में, ठीक है, लाइपेज एस्टर बॉन्ड। अब एस्टर बॉन्ड पे काम करेगा। एस्टर बॉन्ड जो होता है वो एसिड और अल्कोहल के बीच बन रहा है, तो ए का सेकंड हो गया। जब ए का सेकंड हो गया तो आपका आंसर बच्चों यहीं से आ जा रहा है कि फर्स्ट होगा। बट बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करेगा। प्रोटीएज, प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड पर काम करेगा। और एमाइलेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बनता है उस पर। तो करेक्ट आंसर बहुत आसानी से आ गया। यहां पर भी आंसर है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 166। अब यहाँ अगेन मैच द कॉलम में यहाँ कुछ डिजीज दे रखी है, डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और इधर इनके क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, अब मान लो कोई बच्चों को ये अल्फा बीटा थैलेसेमिया का नहीं पता, इसमें देखो क्या 11th क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, 21st और 16 क्रोमोसोम। अब डाउन सिंड्रोम तो पता है कि 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है, 21st ट्राइसोमी होती है, तो ए का आना चाहिए थर्ड। अब आप देखो ए का थर्ड, ए की ऑप्शन में दे रखा है, एक मैच करते ही आंसर आ रहा है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया जो होता है इसका क्रोमोसोम 16 पर जीन होता है, और बीटा थैलेसेमिया का जीन होता है क्रोमोसोम
11 पर, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है, उसमें XXY होता है। तो इस तरह से हमारा अपने आप ही आंसर क्या बन गया, फर्स्ट आंसर बन जाएगा। और कोई बड़ा सिंपल सा मैच द कॉलम में एक चीज़ मैच करने से ही आ रही है, क्योंकि एक 4 होगा नहीं, A1 भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर निकलता है, आंसर 1 होगा इसका। द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड्स फॉर। TI प्लाज्मिड की फुल फॉर्म पूछी गई है। TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, वेल नोन एग्जाम्पल है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पहला ही आंसर जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ट्यूमर इनहिबिटिंग, ट्यूमर डिपेंडेंट जी नहीं, ये कोई नहीं, आंसर इसका सीधा सीधा फर्स्ट हो जाएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड। वन 168 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। 168 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया गया, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 38, 12th की एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। जरा देखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंग ए हेल्दी बेबी। स्टूडेंट, लैक्टेशन पीरियड के शुरुआत के दिनों में एनसीईआरटी में लिख रहा है एक येलोइश मिल्क निकलता है, और वो येलोइश मिल्क कोलेस्ट्रम के नाम से बुलाया जाता है। उसमें एंटीबॉडीज होती है, और वो भी IgA एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है। वो बेस्ट प्रोटीन और बेस्ट एंटीबॉडी रखता है, उसका नाम कोलेस्ट्रम है। और वो इसीलिए माँ का दूध बेस्ट बताया जाता है, क्योंकि जो माँ का दूध पिया जा रहा है उसमें बेस्ट प्रोटीन है और बेस्ट एंटीबॉडी है। डन। और वो कोलेस्ट्रम है, इसीलिए डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल सही है। और रीजन, कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज IgA और एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बिल्कुल सही है। ये बात भी मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है क्यों डॉक्टर माँ के दूध को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। बिकॉज जो दूध आया है कोलेस्ट्रम, उसमें बेस्ट एंटीबॉडीज और बेस्ट प्रोटीन है, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम और ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। यानी assertion is correct, reason is correct and best explanation भी उसका आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड जाएगा। यस स्टूडेंट, इसका आंसर थर्ड है, और इसका रीजन है assertion correct and correct R is the correct explanation of A। तो 168 का थर्ड आंसर है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन क्या है, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब, उसके 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। वन इज द इन्फंडिबुलम, नेक्स्ट इज द एम्पुला, नेक्स्ट इज द स्थैमस। 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। इन्फंडिबुलम फनल शेप्ड पोर्शन होता है जो ओवेरी के क्लोज होता है, ठीक है, और उसमें से एंटर करता है एग। अब एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और स्थैमस वो पार्ट होता है जो यूट्रस में जाके मर्ज होता है स्टूडेंट। तो फैलोपियन ट्यूब के कौन सा पार्ट नहीं, अगर वो पूछा जाए तो इन्फंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, एम्पुला है, स्थैमस है, बट यूट्राइन फंडस, दिस वन फंडस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। सो 169 बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर गया थर्ड, बिकॉज फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। तो 169 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 170, स्टेटमेंट क्या कहता है, इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच यानी मेल और फीमेल, अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा एनल सर्काई क्या है। एनल सर्काई एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स है जिनके ऊपर ऑडियो रिसेप्टर्स होते हैं। अब देखो, अगर कॉकरोच की बात की जाए तो कॉकरोच की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेड है, थॉरिक्स है और एब्डोमेन है। और बेटा तुम्हें पता है कि जो कॉकरोच है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो थॉरिक्स 3 सेगमेंट्स होते हैं थॉरिक्स रीजन में, एब्डोमेन रीजन में 10 सेगमेंट होते हैं, और हेड में 1 सेगमेंट होता है। ये बात ध्यान रहे, अभी हम एडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट कॉकरोच की। तो यहां पे
एब्डोमेन का अब हम देखते हैं। एब्डोमेन की मैं लास्ट की 2 सेगमेंट आपके सामने बना रहा हूं। तो ये है सुंदर सा कॉकरोच, और यहां पे ये है 9th सेगमेंट, ये है 10th सेगमेंट। 10th सेगमेंट में यहां पे आपको एक फिलामेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि सेगमेंटेड है, और इसे हम बोलते हैं एनल सर्काई। और ये सेंसरी होता है नेचर में, और इसमें ऑडियो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, दैट शुड बी इट्स आंसर। बच्चों तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 171 कोड T5 इवोल्यूशन का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनवर इक्विलिब्रियम। भाई हार्डी-वेनवर इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जीन पूल इज स्टेबल एंड जेनेटिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब ये कह रहा है कि जीन पूल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होगा। यही बात हो रही है यहाँ पर। तो बात ये है बच्चों कि यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है जो जीन पूल को कांस्टेंट रखेगी। देखिए जीन माइग्रेशन होगा, जीन पूल चेंज होगा, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ड्रिफ्ट में भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन कांस्टेंट जीन पूल वाली बात कर रहे हैं। यही तो हार्डी-वेनवर कह रहे थे कि जीन पूल कांस्टेंट होता है, मतलब इस कंडीशन में हार्डी-वेनवर अफेक्ट नहीं होगा, हार्डी-वेनवर एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 172 कोड T5, यहां पर बात हो रही है मैच दी कॉलम। अगेन क्वेश्चन मैच दी कॉलम के बहुत आए बच्चों। पोन्स की बात कर रहा है पहले तो पोन्स के लिए क्या करेक्ट होगा? तो बच्चों पोन्स के लिए कनेक्ट दी डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। पोन्स जो होता है वो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करेगा, और पोन्स ब्रेन स्टेम का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो A का थर्ड आ जाएगा। अब A का थर्ड आ गया बच्चों, तो हमारा आंसर तो यहाँ से आ रहा था, हालांकि और भी देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं बच्चों। मेडुला की बात करें तो मेडुला जो है वो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल और बात करें सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम जो होता है वो प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा? करेक्ट आंसर 4 आ रहा है। ये भी हमें पहला ऑप्शन अगर हम मैच कर रहे थे यहाँ पर पोन्स का, तभी आंसर आ रहा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 173 कोड T5 फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स की बात की है बच्चों। ये दोनों ही जो हैं पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, हम इनको फ्लिपर कह रहे हैं बिकॉज इनके फंक्शन सेम हैं बट इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन में आते हैं, एंड एनालॉगस ऑर्गन आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 174 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे आप पढ़ते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं नोडल टिश्यू में बच्चों सबसे पहले आती है आपकी एसए नोड, जिसे आप पेस मेकर कहते हैं। यही है जो इनिशिएट कराती है आपका कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एसए नोड से ये स्टिमुलस जाता है एवी नोड के पास बच्चों, ठीक है, जो आपके एट्रियम में, राइट एट्रियम में ही नीचे की तरफ होता है। एवी नोड से जाता है ये बंडल ऑफ हिज, या आप बोल सकते हैं एवी बंडल के पास। जैसे ही एवी बंडल के पास जाता है, एवी बंडल 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आ गई किसकी ब्रांच? एवी बंडल की ब्रांच, जो आगे जाके आपके पास नेटवर्क ऑफ फाइबर ऐसा बनाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं किंजे फाइबर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, देखें जरा क्या ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास एसए नोड, वो दे रखा है आपको ई पे, तो आपका गया यहाँ पे ई से आपके जाएगा एवी नोड जो दे रखा है सी पे, तो ई सी के बाद जाएगा एवी बंडल जो दे रखा है ए पे, तो जा रहा है बच्चों ई सी ए। वैसे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, बट फिर भी हम देखें तो बंडल की ब्रांचेस, तो आंसर जाएगा बच्चों यहाँ पे पहले डी और फिर आएगा क्या? बी। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन ECADB। क्वेश्चन 175 बायोटेक का ही क्वेश्चन है ये भी, और देखिए ये है PBR 322 का एक डायग्राम। द फॉलोइंग डायग्राम इज द शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट इन E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। फाइंड द रोल ऑफ X एंड Y।
अब देखिए ये x और ये y पूछा है। अब हमें डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, ये x जो होता है ये है ORI और y जो होता है ये होता है ROP। ORI तो वो जगह है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ROP रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यहाँ से एक प्रोटीन बनता है जो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। पहले ही पता होना चाहिए। अब मैच कर लो आंसर। देखिए जीन X इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन, X जो है वो तो ORI है, ये तो गलत हो जाएगा। जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन साइट, जी नहीं, X जो है वो ORI है, रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं है, गलत। जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जी नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इधर लिखे हुए हैं, ये ORI होती है। जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड जीन, यस, रिप्लिकेशन मतलब कॉपी नंबर, कितनी कॉपी बनाएगा रिप्लिकेट करेगा। एंड Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, तो X और Y कौन है और क्या काम आते हैं ये बताना था PBR 322 के डायग्राम में। आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास जो आपने एंडोक्राइन में भी पढ़ा है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन में, और हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आप ध्यान दें इसमें कि अगर हम बात करें, यहाँ गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन क्या है बच्चों, असर्ट कर रहा है ये कि FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी में प्रेजेंट जो फॉलिकल्स हैं, जैसे आप जानते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स जो आगे जाके सेकेंडरी टर्शरी बनते हैं, उन फॉलिकल्स पे काम करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसका नाम ही इसलिए है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन फीमेल करेक्ट, एंड लीडिंग सेल्स इन मेल, तो बच्चों ये हो गया गलत क्योंकि FSH काम करता है सर्टोली सेल्स पे मेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये असर्शन क्या हो गया है, फॉल्स। तो यहाँ पे पहले ही ध्यान रखेंगे बच्चों, असर्शन क्या है आपके पास, फॉल्स। फिर भी हम रीजन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो रीजन दे रखा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही है। फॉलिकुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या से रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, तो ये सही है इन फीमेल, राइट। वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स, बच्चों इंटरस्टिशियल सेल्स आपके लीडिंग सेल्स होते हैं, सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही है बच्चों कि ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है, लेडिक सेल से एंड्रोजन माने टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है मेल के अंदर। तो रीजन का जो स्टेटमेंट है ये तो राइट है, राइट। तो आपका जाना चाहिए असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, विच इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। बायोरिएक्टर जो है ये भी बायोटेक का क्वेश्चन है और लार्ज स्केल कल्चर के लिए यूज किया जाता है। लास्ट में हम लार्ज स्केल पर, तो ये स्मॉल स्केल तो कहना ही गलत हो गया। चलो इनकरेक्ट चाहिए तो यही दिख रहा है, और पढ़ लेते हैं। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही। बायोरिएक्टर में सारी चीज़ें होती है, उसमें मीडियम घुमाने वाला एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन के लिए, एयर ऐड करने के लिए, फॉर्म हटाने के लिए सारी व्यवस्था होती है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन टू अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो इनकरेक्ट है वो है फर्स्ट, इसलिए हमारा आंसर भी होगा 177 का फर्स्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 178। 178 में भी मेज द कॉलम का क्वेश्चन है। 2 लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखा है एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है? अगर हम बात करें एक्सोनीम, तो सीलिया फ्लेजिला के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो बचा हुआ जो स्केलेटन होगा उस स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम, जिसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो एक्सोनीम किसका पार्ट हो गया? सीलिया फ्लेजिला। कार्ट व्हील पैटर्न, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आपने देखा था। कार्ट व्हील पैटर्न किसका काम है? किसकी स्ट्रक्चर है कार्ट व्हील? सेंट्रियोल की, है ना। तो सेंट्रियोल के अंदर आपको कार्ट व्हील देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोला क्रिस्टा। क्रिस्टा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। कैसे? जैसे आपने बोला ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है और इस टाइप की फोल्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं, जो क्या करती है? इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि वहां पर एंजाइमेटिक कंटेंट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो क्रिस्टा किसका होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर बात आ रही है सैटेलाइट।
देखो सैटेलाइट पार्ट किसका है, क्रोमोसोम का। कैसे, अगर मैं बात करूं ये क्रोमोसोम का प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये इसका क्रोमेटिड है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अगला वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, सैटेलाइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट। अब बात आ रही है ए का क्या होगा, सेकंड, बी का क्या होगा, फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन, सी का फोर्थ, और डी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 179 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है। जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं जॉइंट्स पे क्वेश्चन आता ही है बच्चों, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट होता है काइंड ऑफ आपका मसल्स के अंदर आप देख रहे हो, फिर आपका स्केलेटल पढ़ते हो, फिर आप जॉइंट्स पढ़ते हो। तो जॉइंट्स में अगर अपन डायरेक्टली देखें तो आपके पास अलग अलग टाइप के जॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हमें मैच करना है। फाइब्रस जॉइंट पढ़े हैं बच्चों हमने स्कल के अंदर, जिन्हें हम सूचर्स कहते हैं, जो कि इमूवेबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें, इसके साथ जाएगा आपके पास 3, ए का जाएगा 3, स्कल डू नॉट अलाउ मूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, कोई मूवमेंट नहीं होता, उनके बीच में कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में बच्चों अगर अपन बात करें तो आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक आपका हिप जॉइंट जो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और एक होता है आपकी हर एक वर्टिब्री के बीच की इंटरवर्टिब्रल डिस्क, राइट। तो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच का ये जॉइंट है बच्चों, और यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड मूवमेंट। तो बी का जाएगा 1। हिंज जॉइंट आपने पढ़ रखा है बच्चों आपकी एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट में, इंटरफेलेंजियल जॉइंट में। तो देखिए यहाँ पे इसका जाएगा नी, और ये किस में हेल्प करेगा आपको, लोकोमोशन में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको मेजरली आपने 2 जगह पढ़े, और भी होते हैं, पर आपने पढ़ा है आपका एक तो ये पेक्टोरल गर्डल में, जहाँ आपका ह्यूमरस जॉइंट होता है आपकी ग्लिनॉइड कैविटी से, और आपका लोअर बॉडी में जब आप देखते हैं क्या, आपकी फीमर जॉइंट होती है एसिटाबुलम से, राइट। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा इसका 2। तो आंसर जा रहा है बच्चों, ए का जा रहा है 3। तो देखें ऑप्शन में ए की ऑप्शन है, देख लीजिए, बी का है 1 बिल्कुल सही, सी का है बच्चों 4, और डी का है 2। सो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए बच्चों, इवोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 180 कोड T5 गिवन बिलो आर दी सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट। तो पास्ट टू रिसेंट मतलब पुराने से नए की तरफ आते हैं। तो पुराने से नए की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है, सबसे पहले हमें क्या मिलता है यहाँ पर, होमो हैबिलिस मिलता है ए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, होमो इरेक्टस मिलता है, मतलब डी। तो ए डी, देन होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस भी कहते हैं। और फिर हमको मिलता है क्या, फिर हमको मिलता है यहाँ पर होमो सेपियंस। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर सेकेंड। So students, moving on to next question 181. The statement says that 3 types of muscles are given as A, B, C. 3 तरह की यहाँ पे मसल्स दे रखी है। आपको जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो फिगर्स दे रखे हैं इसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें मैच करना है। तो बेटा ये एनसीईआरटी की फिगर है, एनसीईआरटी में टिश्यू चैप्टर की फिगर है, और यहाँ पे 3 तरह की मसल्स दे रखी हैं। ये वाली जो मसल है ये है स्केलेटल मसल, क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच्ड होती है, और ये हमारे कंट्रोल में होती है, इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। ये वाली जो मसल है वो है स्मूथ मसल, क्योंकि ये इसे विसरल मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, और भी जगह पाई जाती है लेकिन प्राइमरीली विसरल ऑर्गन्स के अंदर। और ये है बेटा कार्डिक मसल, ये हार्ट के अंदर होती है। अब सीधी सी बात है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इन तीनों मसल्स के बारे में। सबसे बड़ी बात, ये वाली जो मसल है स्केलेटल मसल, ये इसके सेल्स लॉन्ग हैं और सिलेंड्रिकल हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड है इस तरह से। ये वाली जो मसल है स्मूथ मसल, ये स्पिंडल शेप्ड है, बीच में से मोटी और साइड से पतली,
यूनिन्यूक्लिएटेड है और इसमें लाइट और डार्क बैंड एब्सेंट है। हार्ट वाली मसल काफी स्केलेटल मसल जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि इसके लंबे सेल्स हैं और इसके अंदर भी लाइट और डार्क बैंड थोड़े थोड़े देखे जा सकते हैं। लेकिन अंतर क्या आता है बेटा? अंतर आता है कि जो हार्ट की मसल है, जो कार्डिक मसल है, वो ब्रांच्ड है और जो स्केलेटल मसल है वो अनब्रांच्ड है। तो यहां से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हार्ट की मसल कौन सी है, स्केलेटल मसल कौन सी है। चलो अब ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? इसका आंसर होगा फोर्थ कैसे है भाई? सीधी सी बात है, सबसे पहले स्केलेटल मसल जो स्केलेटन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब तुम्हें पता बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये जो मसल्स है स्केलेटन से जुड़ी होती है। तो स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में, फिर बच्चे स्मूथ मसल, मैंने कहा था ना विसरल ऑर्गन्स के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। तो स्मूथ मसल का एग्जाम्पल स्टमक, और कार्डिक मसल किसके अंदर है बेटा? हार्ट के अंदर। ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 182 है सेल साइकिल सेल डिवीजन से। देखिए आपको दे रहा है फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आपको कुछ सेल साइकिल के स्टेज दे रखी है और आपको इसको चूज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको सीक्वेंस करनी है एक पर्टिकुलर। देखिए सबसे पहले आपको पता है G1 स्टेज आएगी, G1 के बाद S स्टेज आएगी यानी सिंथेसिस फेज आएगी, S के बाद कौन सी आएगी? G2 फेज आएगी, G2 फेज के बाद आता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, यानी इसके बाद आपको कैरियोकाइनेसिस, और जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। यानी ये सीक्वेंस में आपको देखना है। सबसे पहले बात आ रही है कि G1 यानी E सबसे पहले, तो E इन दोनों में आ रहा है, सेकंड और फोर्थ में E देखने को मिल रहा है, मतलब गैप 1। दूसरा आपको देखते हैं S फेज, तो S फेज क्या होगा? E के बाद C, तो E के बाद C, उसके बाद कौन सी आ रही है? G2 यानी A, तो ECA। उसके बाद कौन है? कैरियोकाइनेसिस कहाँ देखने को मिल रही है आपको? D में। और लास्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है? साइटोकाइनेसिस, तो B, यानी इसका अपना जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो G1, S, G2, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट 183 कोड T5 का 183 क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 12th एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और वो बोला गया नॉट ए नेचुरल मेथड, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल मेथड 3 होते हैं स्टूडेंट। पहला नेचुरल मेथड होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसमें बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्रॉम 10th to 17th डे कॉइटस नहीं होना चाहिए। एक दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट कॉइटस इंटरप्टस, इसे विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा मेथड होता है स्टूडेंट लैक्टेशनल एमिनोरेया, ये भी नेचुरल मेथड है, जिसमें बोला जाता है कि ये मेथड लैक्टेशनल एमिनोरेया ये बताता है कि लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन एब्सेंट होते हैं, बट ये मेथड मैक्सिमम इफेक्टिव 6 मंथ्स तक होता है। ये बात है। तो आज दोबारा बोल रहा हूं, नेचुरल मेथड 3 होंगे, लैक्टेशनल एमिनोरेया, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और कॉइटस इंटरप्टस। श्योर? वो आपसे बोल रहा है विच इज नॉट, कीवर्ड्स को हमेशा सर्कल करना चाहिए। लैक्टेशनल एमिनोरेया यस, कॉइटस इंटरप्टस यस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस तो नॉट पूछा। वॉल्ट्स इज नॉट ए नेचुरल मेथड, वॉल्ट इज ए बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कॉन्डोम, वॉल्ट्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर सेकंड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 184 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट है। देखिए टाइफॉइड जो है वो किस तरीके की बीमारी है? बैक्टीरियल है। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों, इसको कॉज करने वाला एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है। लिशमैनियासिस लिशमैनिया से होता है बच्चों। लिशमैनिया जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया थर्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर आपको थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बाकी के आप इससे निकाल सकते हैं। रिंगवर्म आपकी फंगस से होती है बच्चों, और फिलेरियासिस निमेटोड, निमेटोड को आप हेलमिंथ
भी कह सकते हैं, ठीक है, फिलेरियल वर्म्स भी कह सकते हैं, उनसे होता है, राइट। तो आंसर जाएगा ए का जा रहा है बच्चों, क्या ए का जा रहा है 4। अब देखें जिसको लगे कि भाई लिशमैनियासिस नहीं भी आता, फिर भी देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, राइट। तो आप इनसे निकाल सकते हैं, बी का चला जाएगा 3, सी 1 एंड डी 2। सो द आंसर इज 4th ऑप्शन, वेरी इजी। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन आ रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। क्वेश्चन आ रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सब टॉपिक है सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड कर्व आपने देखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा हुआ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एल्वियोलाई पर क्या क्या कंडीशंस होती थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आपको याद होगा सिग्मोइड कर्व के लिए, सिग्मोइड कर्व में भी हम ये बात करते थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम ये बात करते थे, PO2 की वैल्यू हाई होनी चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, PO2 की वैल्यू हाई होनी चाहिए। H+ आयन का कंसंट्रेशन बच्चों लो होता है एल्वियोलर लेवल पर जहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है, एल्वियोलर लेवल पर जहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है PO2 हाई होता है, H+ आयन लो होता है, pH की वैल्यू ज्यादा होगी, टेम्परेचर बच्चों कम होगा, टेम्परेचर की भी वैल्यू लोअर होगी। तो ये कंडीशंस हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए काम आती हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर जाएगा, हाई PO2 एंड लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन। वर्ड टू वर्ड NCERT पेज नंबर 189 पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके पास। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, इम्यूनिटी वाले पॉइंट में पढ़ते हैं हम इसको लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, राइट। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में देखिए अगर अपन बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। बिल्कुल ट्रू है बच्चों, सही बात है। वेयर ऑल द ब्लड सेल्स, जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC और या फिर बात करें आपकी प्लेटलेट्स, ये सब बोन मैरो में बनती है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स भी तो WBC ही हैं। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, डायरेक्ट NCERT लाइन है बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट 2, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट। बिल्कुल ट्रू लाइन है बच्चों, NCERT से डायरेक्ट है। मैंने आपको पहले भी इस पे फोकस करवाया है बहुत बार, तो ध्यान दें दोनों लाइंस क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। सो द आंसर शुड बी बोथ आर करेक्ट, विच इज गिवन इन 3rd ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 187 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। मैच द फॉलोइंग अगेन। तो देखिए यहाँ पे ECG से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट हैं। तो देखो जैसे पढ़ते हैं अपन, P वेव आती है हमारे पास सबसे पहले। तो ये जो P वेव है बच्चों, ये जो आती है हमारे पास, ये क्यों आ रही है? क्योंकि एट्रिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और उसे आप कहते हो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो P का चला जाए, सॉरी फर्स्ट का चला जाएगा बच्चों 3rd, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। फिर आती है बच्चों आपके पास एक QRS वेव, ठीक है। QRS वेव क्यों आती है? क्योंकि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो QRS के साथ जाना चाहिए बच्चों क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, दैट इज 2। फिर आती है बच्चों आपके पास एक फाइनल वेव जिसे हम कहते हैं T वेव, राइट। T वेव जो है, जैसे जैसे डीपोलराइजेशन पूरा होता है वेंट्रिकल का, वैसे साथ में वो क्या होना चालू होता है, रीपोलराइज, मतलब रिलैक्स होना चालू होता है, ठीक है। तो T वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, 4th, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ एक दे दिया आपको अलग से इन्होंने, TP गैप, जो कि NCERT में नहीं है। वो क्या है बच्चों, समझें कि ये तो हो गई हमारी एक ECG, एक वेव हो गई ECG वेव, ठीक है। अब ऐसी ही सेम वेव बनेगी जब सेकेंड टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक और वेव आई जिसमें हमने कहा ये देखो ये P वेव आई, फिर वही आपकी QRS वेव आई, और फिर क्या आई आपकी वही T वेव, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, T और P के बीच में एक गैप होता है बच्चों, यहाँ पे इसे हम कहते हैं TP गैप। तो आप देखें यहाँ पे T वेव क्या शो कर रही है आपको, कि आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो गया है, रिपोलराइज हो रहा है, ठीक है। और P आपको शो कर रही है एट्रिया वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं वेंट्रिकल और आपका एट्रिया दोनों ही क्या हो रहे होते हैं, रिलैक्स करते हैं, जॉइंट डायस्टोल होता है, और इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है हार्ट में। तो आप देखें यहाँ पे आंसर जाना चाहिए इसका क्या, 1। तो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो बताएं आंसर जा रहा है क्या बच्चों, A का देख लें फर्स्ट, 3rd। तो इनमें से आपके पास देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 3rd दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक से ही आंसर निकल जाएगा। B का दे रखा है बच्चों 2, C का दे रखा है बच्चों 4,
और डी का दे रखा है 1, सो द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 188 को T5 गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वन क्या दिया, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स एंड सेरेब्रम, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर मिड ब्रेन मेडुला एंड पोन्स आना चाहिए था, तो यहाँ पर करेक्ट होता, सेरेब्रम गलत हो गया, तो 1 करेक्ट है लेकिन 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर 1 जाएगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 189, दो लिस्ट यहां पे दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, जिन्हें मैं मैच करना है। अब बेटा यहां पे जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे पहले एक छोटी चीज समझ लेते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है कोल्यूमनार सेल्स का और क्यूबॉइडल सेल्स का। कुछ क्यूबॉइडल सेल और कुछ कोल्यूमनार सेल स्पेशलाइज्ड होके ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी जो ग्लैंड्स के अंदर है, और ग्लैंड्स को एनसीईआरटी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है कुछ पैरामीटर्स पे, जिनमें एक है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, या यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कुछ भी आप इसे बोल लो। जो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका सिर्फ एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और बच्चे जो मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये ज्यादातर ग्लैंड्स में मिलती है, जैसे कि पेनक्रियास। तो यहां पे ए का ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ। और बेटा यहां पे सी का ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे एक ऑप्शन कंपाउंड एपिथेलियम दे रखा है। तो देखो एपिथेलियम, जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियम, इसको मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो सिर्फ एक लेयर के सेल से बनी होती है, इट इज सिंगल लेयर्ड। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, इट इज मल्टी लेयर्ड। और कंपाउंड एपिथेलियम कहां पे हो सकती है, स्किन के अंदर होगी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में होगी, फेरिंग्स में होगी, और जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स और जो पेनक्रेटिक डक्ट्स है उनकी इनर लाइनिंग में होगी। तो यहां अगर देखा जाए तो कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि बी, ये कहां पे मिल सकती है बेटा, ये मिल सकती है मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में। ऑप्शन इज 4th। अच्छा, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये कहां पे मिलेगी बेटा, ये मिलेगी पेनक्रियाज में। भाई पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, तो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। और हमें पता है कि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस में है बच्चे, पेनक्रियाज में। तो यहां पे अगर हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन क्या बनता है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 190, अगेन 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, जिन्हें हमें मैच करना है। लेकिन उससे पहले कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। भाई कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से। माउथ किस में खुलता है, माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद क्रॉप आता है जिसमें फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। फिर आता है गिजार्ड जो फूड को पीसता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये फोरगट के हिस्से हैं, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 भागों में बटा हुआ है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। उसके बाद बेटा मिडगट आ गया। अब फोरगट और मिडगट के बीच में यहां पे इनके जंक्शन पे
यहां पे बेटा इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते 6 से 8 गिनती में, इन्हें बोलते हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। इन्हें हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। उसके बाद मिड गट के बाद आता है बेटा हाइंड गट, और हाइंड गट के पार्ट होते हैं इलियम, कोलोन, रेक्टम, ये इसके पार्ट है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा बच्चे, जो इन दोनों का जो जंक्शन है मिड गट और हाइंड गट का, इस जंक्शन में यहां पे मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं, मालपिगियन टिब्यूल्स 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, येलो कलर के थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, मालपिगियन टिब्यूल क्या काम करते हैं? एक्सक्रीशन का। तो मेरे ख्याल से हम सब कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग द फूड क्या होना चाहिए बेटा? क्रॉप, यानी ए का फोर्थ। उसके बाद दूसरा रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स क्या होना चाहिए बेटा? गैस्ट्रिक सीका, यानी बी का सेकंड। उसके बाद तीसरा सी रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस जंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? मालपिगियन टिब्यूल, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड क्या होना चाहिए बेटा? गिजार्ड, यानी डी का 1। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन इज 3। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवोल्यूशन का। एरा से क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ थोड़ा सा स्लाइटली एनसीईआरटी से दाएं बाएं दे दिया है इन्होंने कुछ चीजें इसमें। जैसे बात करते हैं मीजोजोइक एरा की, तो मीजोजोइक एरा किसका एरा था बच्चों? मीजोजोइक एरा बर्ड और रेप्टाइल का था, तो ए का तो 3 आ गया। प्रोटीरोजोइक एरा किसका था? लोअर इनवर्टेब्रेट का था, तो बी का 1 आ गया। ए का 3 और बी का 1 आ गया। सीनोजोइक एरा किसका था? मैमल्स का एरा। और पैलियोजोइक की बात करें तो फिशेस एंड एम्फीबिया। तो यहां पर ए का क्या आ गया बच्चों? 3, बी का क्या आ गया? बी का आ गया 1, ए का 3, बी का 1, सी का बोलिए सी का 4, तो आंसर सेकंड आ गया। और डी का क्या हो गया? डी का सेकंड हो गया। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना, और ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन। क्या दे रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि अगर हम कंपेयर करें किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमिएबल, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? मोर परमिएबल। यानी एक क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मोर परमिएबल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। नहीं, लेस परमिएबल नहीं, क्या होगी? मोर परमिएबल होगी। क्या होगी? मोर परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो क्या है? करेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यानी अपना कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, चलिए अपन यहाँ लिख भी लें, फादर हैं बी पॉजिटिव, ओके। मदर इज ए पॉजिटिव, मदर में है ए पॉजिटिव, एंड द चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, इनका जो चाइल्ड है वो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, तो देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप्स कैन बी। देखिए पॉजिटिव तो दिखा रखा है, वो RH फैक्टर है।
अब अपने को जो जीनोटाइप दिए उसमें कहीं RH फैक्टर की बात नहीं हो रही, सिंपल सी बात है। देखिए अगर O ब्लड ग्रुप चाहिए तो IO होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव, और अगर IO हो तो इसका मतलब मदर फादर दोनों में ही IO तो होना ही चाहिए। और ये B ब्लड ग्रुप है तो इसमें एक अलील IB होना चाहिए और इसमें एक IA होना चाहिए। मदर फादर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तभी जाकर के O ब्लड ग्रुप का चाइल्ड बनता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप प्लस माइनस अभी रहने दो क्योंकि अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं। अब देखिए IBI, IB, IAI और II, क्या ये तीनों चीज़ें मैच हो रही है इससे? बिल्कुल हो रही है। यहाँ स्मॉल आई लिख रखा है। IB, IB, IA अगर ये रहता है तो स्मॉल IA ये तो आ ही नहीं सकता, ये गलत है। IAIB और इससे भी ये नहीं बन सकता, ठीक है। अब आप देखिए चाइल्ड अगर O ब्लड ग्रुप वाला है तो आप वैसे देख लो कि चाइल्ड का जीनोटाइप A की जगह दिया है जहां O ब्लड ग्रुप हो सकता है खाली A वाला। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, C एंड B ओनली, D एंड E। अपने यहाँ तो आंसर ही एक ही आ रहा है कि A ओनली, यानी कि आंसर कौन सा होगा इसका? थर्ड, केवल A। दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस होने चाहिए तब O ब्लड ग्रुप का चाइल्ड बनता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 194 एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोन से रिलेटेड। आइए देखते हैं। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, तो आपने पढ़ा हुआ है बच्चों एक्सोप्थेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब आइज। तो आइज जो हैं वो इतनी बाहर आ जा रही हैं, प्रोट्रूडिंग आउट हो रही हैं। वो कब होता है? जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाए, और ये जो है आपका थायराइड के हाइपर सिक्रीशन से होता है। तो देखिए एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के साथ जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगर अपन बात करें सेकंड, ये दे रखा है बच्चों एक्रोमेगेली। तो अडल्ट के अंदर अगर सडनली ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो एक्रोमेगेली हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों जाना चाहिए एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कुशिंग सिंड्रोम की अगर अपन बात करें बच्चों, कुशिंग सिंड्रोम जो है ये कॉर्टिसोल के एक्सेसिव सिक्रीशन से होता है। तो यहाँ पे जाएगा फर्स्ट। अगर यहाँ ये उल्टा पूछ लेते, आपसे बोल देते ये कि कुशिंग की जगह एडिसन, तो यहाँ पे ऑप्शन में जाना चाहिए था क्या? लो सिक्रीशन, राइट। क्रिटिनिज्म क्यों होगा बच्चों? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड, जिससे स्टंटेड ग्रोथ डॉफिज्म हो जाता है। थायराइड डॉफिज्म भी कहते हैं इसे, राइट। तो हम कहेंगे इसका आंसर जाएगा ए जा रहा है बच्चों 3, दो ऑप्शंस में मेंशन्ड है, ठीक है। बी दोनों में ही 4 है बच्चों, देखें आप बी का दोनों में 4 दे रखा है। सी में देखें अगर अपन कुशिंग्स में, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं या डी पे कर सकते हैं। तो अगर आपको डी अच्छे से आता है तो देखिए डी में हम जा रहे हैं किसके साथ? सेकंड के साथ। सो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 195, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, दो कॉलम मैच करने हैं अपने को। मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। RNA पॉलीमरेज थर्ड, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन एंड टाटा बॉक्स। अब यहाँ पर हो सकता है आप 3 तो सुने होंगे, टाटा बॉक्स न भी सुना हो क्योंकि NCERT में नहीं है ये। RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज 3 तरह का है, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें जो थर्ड वाला है, देखिए 1 वाला जो है वो RNA बनाता है, सेकंड वाला mRNA बनाता है और थर्ड वाला tRNA बनाता है। tRNA और snRNA, तो ये मैच करेगा इससे, snRNA और tRNA। ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में काम आता है रो फैक्टर, रो फैक्टर ही लास्ट में जाके टर्मिनेट करता है। जीन की स्प्लाइसिंग में काम आते हैं SNRNP छोटे छोटे RNA हैं जो इंट्रोन वाले पार्ट को कट करते हैं स्प्लाइसिंग में, ठीक है। अब टाटा बॉक्स जो होता है ये एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जो प्रमोटर के अंदर होती है और वहाँ जाकर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो टाटा बॉक्स ये प्रमोटर में आएगा। अब मैंने कहा ना कि हो सकता है क्योंकि NCERT में नहीं है तो टाटा बॉक्स आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बाकी 3 से भी मैच कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए ए वाला 4 है। अब आप देखिए कितना सिंपल है, इस बार जितने भी मैच द कॉलम आए हैं केवल पहला वाला मैच करने से ही काम हो जा रहा है। अब देखिए A4 एक ही में है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो अपने आप क्या हो जाएगा? आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। A4, B का हो गया थर्ड, आप दूसरा मैच कर लो, C का हो गया 1 और D का हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ओके। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 196 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पैराग्राफ में फ्लो चार्ट जो दिया हुआ है हार्मोन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसी को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। आइए जरा बात करते हैं, शुरू से लेते हैं। ये क्वेश्चन फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रहा है हाइपोथैलेमस से GnRH नाम का हार्मोन निकलता है। एग्री? श्योर? यानी अगर मैं बात करूं आपसे तो हाइपोथैलेमस से GnRH आएगा और GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है। इस पे आप एग्री हो? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलवाएगा वो, एक का नाम LH होगा,
यस, एक का नाम FSH होगा, यस। LH जाएगा स्टूडेंट लीडिंग सेल पे, बिल्कुल बिल्कुल लीडिंग सेल पे, और FSH जाएगा स्टूडेंट सर्टोली सेल पे। वाह, तो ये हमारे पास तैयार हो गया। एक बार और बोलने दो, या हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर दो हार्मोन निकलेंगे FSH और LH, बोथ आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, उनको निकलवाता है GnRH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला LH और FSH, LH जाएगा लीडिंग सेल पर, FSH जाएगा सर्टोली सेल पर। लीडिंग सेल फिर एंड्रोजन सिंथेसाइज और सीक्रेट करेगी, और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर सीक्रेट करेगी जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर विच आर एसेंशियल या विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ओके साहब, आओ स्टार्ट करते हैं, जरा देखना इधर। तो GnRH आया, LH और इधर A मतलब FSH हो गया, बिल्कुल। ये देखो अपने से मैच करो, ओके। LH गया लीडिंग सेल पर अपना, तो B मतलब लीडिंग सेल हो गया अपना। फ्लो चार्ट रेडी करते जाओ, श्योर। A मतलब FSH हो गया, FSH गया सर्टोली सेल पर, तो C मतलब सर्टोली सेल हो गया। गुड यार। सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकले जिन्होंने किस प्रोसीजर को करा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए करा। तो हमारा पूरा फ्लो चार्ट मैच होना चाहिए। लीडिंग सेल से क्या निकला, एंड्रोजन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी स्पर्म फॉर्मेशन में जरूरी है। तो ये फ्लो चार्ट बनाया, इसमें आप समझ गए। A FSH, B लीडिंग सेल, C सर्टोली सेल और D स्पर्मियोजेनेसिस। आओ मैच करते हैं ABCD। FSH लीडिंग सेल आना चाहिए था, गलत। FSH लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मियोजेनेसिस, ये मैच हो गया हमारा, श्योर। तो 1 ICSH किसे कहते हैं, LH का नाम होता है ICSH, तो LH तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ICSH LH का नाम होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर थर्ड जाएगा। क्वेश्चन NCERT बेस है पर फ्लो चार्ट में दिया है, और मैं इसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको पढ़ाता हूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ऐसे फ्लो चार्ट में बिल्कुल पढ़ाया हुआ होता है। तो आप एज इट इज आज फ्लो चार्ट बनकर आ गया। रिवाइज करवा देता हूं। हाइपोथैलेमस से GnRH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, वहां से निकलता है कौन, FSH और LH। LH जाता है लीडिंग सेल पर और एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, FSH जाता है सर्टोली सेल पर और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 196 का थर्ड आंसर, 196 क्वेश्चन आंसर थर्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 197, और 197 जो क्वेश्चन होता है वो एनिमल किंगडम टॉपिक से आया है स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा NCERT बेस्ड है, और वो कह रहा है फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। इस बात को गौर कीजिएगा। पहले मैं आपको कॉर्डेटा के कुछ फंडामेंटल फीचर्स बताता हूं। कॉर्डेटा का पहला फंडामेंटल फीचर्स होता है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना, यानी पहला फंडामेंटल फीचर्स है नोटोकॉर्ड होना। ये कॉर्डेटा के फीचर्स बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दूसरा होता है या फेरेंजियल गिल स्लिट्स स्टूडेंट, ये एक और कैरेक्टर होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये किसका कैरेक्टर है, कॉर्डेटा का, बिल्कुल। अगला कैरेक्टर बताता हूं आपको, और वह नर्वस सिस्टम। आज के बाद कॉर्डेटा में कहां जाएगा, नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है कॉर्डेटा का, डॉर्सल, और होलो होता है, ये भी डन हुआ। और हार्ट जो होता है वो कॉर्डेटा के अंदर स्टूडेंट वेंट्रल पोजीशन पर मौजूद होता है, वेंट्रल। ये लीजिए, ये सारे फीचर मैंने आपको कॉर्डेटा के बोले हैं, ये आपके सामने क्लियर हुआ। अब आपसे अगर कोई पूछे नॉन कॉर्डेटा के फीचर्स बताओ, तो उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, और हार्ट डॉर्सल है। ये नॉन कॉर्डेटा के फीचर्स हो गए, श्योर। जरा इधर आओ, यानी नॉन कॉर्डेटा अगर आपसे पूछता आज, तो नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट। एक और बात, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल ये भी कॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, जबकि वो एब्सेंट होती है। हार्ट डॉर्सल होता है नॉन कॉर्डेटा में, और नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है। तो नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, हार्ट डॉर्सल होगा, पोस्ट एनल टेल नहीं होगी। ये कॉर्डेटा नॉन। अब आपसे नॉन कॉर्डेटा की पूछे फेरिंग से, नो सर, फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं होते, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, यस सर। नर्वस सिस्टम डॉर्सल, नो सर, नर्वस सिस्टम वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल, यस सर। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, यस सर।
तो हमारा बिल्कुल मैच हो गया आराम से क्वाड्रेटा नॉन क्वाड्रेटा। एनसीईआरटी में जो टेबल दी गई है क्वाड्रेटा नॉन क्वाड्रेटा की, उसी टेबल से एज इट इज क्वेश्चन लिया है और मस्त आपको याद करवा के दिया है। जरा रिवाइज करें तो इस क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट, आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो आंसर जाएगा बी डी ई, बी डी ई। 197 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा स्टूडेंट। 197 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटर टॉपिक का क्वेश्चन, टेबल बनी हुई है उसमें से सीधा दिया है, आंसर गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 189, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। देखिए, दो तरह के नेफ्रॉन्स बताए गए डिपेंडिंग अपॉन कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंस और मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंस को लेकर। एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा है, शॉर्ट है और वो कॉर्टिकल रीजन तक ही रह जा रहा है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह दिया था। और वो नेफ्रॉन्स जिनके मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स सब ऊपर हैं कॉर्टिकल रीजन में और लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड कर रहा है मेड्यूलरी रीजन में, उन्हें जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन नाम दिया गया था। तो देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। आंसर करेक्ट बच्चों है फर्स्ट, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेड्यूलरी न्यूरॉन रन्स डीप इनटू मेड्यूला। पेज नंबर 208 आपकी एनसीईआरटी पर आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। अपना क्वेश्चन है 199 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, कंपटीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, गॉस प्रिंसिपल। देखिए, पूरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। क्या बोल रहा है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। देखिए, गॉस प्रिंसिपल क्या बोलता है, गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि दो स्पीसीज एक लिमिटेड रिसोर्सेज में या सेम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करती, जहां पे सुपीरियर स्पीसीज जो इंफीरियर है उसको वहां से एक्सक्लूड कर देती है। यानी रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? सेम। अगर डिफरेंट रिसोर्सेज होगा तो कंपटीशन ही नहीं होगा। जबकि ये क्या बोल रहा है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, नहीं, सेम रिसोर्सेज, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली। यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी eliminated. This may be true if resources are limited. बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब इंफीरियर स्पीसीज वहां से क्या हो जाएगी? इलिमिनेट हो जाएगी। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो इंफीरियर स्पीसीज इलिमिनेट नहीं होगी गॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यानी अपना इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? सेकंड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 200 कोड T5 यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनको सिक्वेंशियल स्टेप में हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला कह रहा है कि केमिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा भाई एक्टिव साइट से, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मतलब पहले तो ये होगा, उसके बाद क्या होगा? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, ई के बाद ए आ गया। आपका ऑप्शन तो यहीं से आ गया था, टाइम बच रहा था बिल्कुल। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट का टूटेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज होगा और उसके बाद जो है एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर 3।